हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग के जो पीजीटी कॉमर्स है उसकी क्लासेस को, जिसमें कि हम वो सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, उसको समझेंगे और उसके बाद उससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे जो कि एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं जो टॉपिक्स को, उनको हम कवर करेंगे। अब वो पीजीटी आपका कोई भी एग्जाम हो, जैसे कि अभी राजस्थान में जो आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर्स की आई हैं उसकी क्लासेस हैं, या फिर डीटी प्लस भी पीजीटी है, या फिर यूपी पीजीटी कॉमर्स का जो एग्जाम होने वाला है या टीजीटी के बच्चों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा किसी भी पीजीटी एग्जाम की जो कॉमर्स से रिलेटेड आप तैयारी कर रहे हैं या फिर जेआईसी लेक्चर का है, तो उसके लिए भी ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि जो कॉमर्स की बेसिक चीजें हैं जहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं वो टॉपिक सब में आते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि पीजीटी या टीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड होगा, तो उसके लिए ये क्लासेस आपकी बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं, पूरा आपका फ्री बैच रहेगा, किसी तरह की कोई फी पेमेंट आपको नहीं करना है। साथ ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हुए हैं, जैसे यूपी पीजीटी कॉमर्स की क्लासेस आपकी चल रही हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर्स की हैं, इसके अलावा जो आरपीएससी का है उसके भी जो एग्जाम्स पहले हुए हैं उसके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको ये भी आइडिया लगे कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक ज्यादा रिपीट होते हैं। तो एक आपको पूरी स्ट्रैटेजी बनाने में अपनी तैयारी की इजी रहेगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इसी तरह की वीडियोस आपको रेगुलर मिलती रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करिएगा। आइए शुरू करते हैं। ऐसे जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की बात की जाती है, जो लेखांकन अवधारणाओं की बात की जाती है, तो मेनली इसमें तीन तरह से इसको देखा जाता है। एक हो जाते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल, लेखांकन के सिद्धांत, एक होते हैं अवधारणाएं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, और एक हो जाते हैं लेखांकन परंपराएं, अकाउंटिंग कन्वेंशन। क्योंकि कुछ परंपराएं होती हैं जो प्राचीन टाइम से या बहुत पहले से हम लोगों ने फॉलो करते चले आ रहे हैं, और वैसे ही हम काम आगे भी करते रहते हैं। तो इन तीनों में ही कुछ अलग अलग पॉइंट्स भी बनते हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस डायरेक्ट आपके पूछे जाते हैं। इधर उधर का नहीं पढ़ना है, बहुत कहानी पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चंस जहां से बनते हैं, जो क्वेश्चंस बनते हैं, हम सिर्फ उन पर ही डायरेक्ट टारगेट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम समझें लेखांकन सिद्धांत या अकाउंटिंग प्रिंसिपल, तो उसमें पहली जो आती है वो इकाई अवधारणा आती है, इनिशिएटिव कॉन्सेप्ट आता है। इन वीडियोस में आपको वही मिलेगा, उतना ही मिलेगा जितना आपके लिए जरूरी है और एग्जाम में पॉइंट्स पूछे जाते हैं। बस डायरेक्ट वही पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए, दुनिया भर की कहानी पढ़िएगा तो वहाँ पर कुछ फायदा नहीं होगा और कंफ्यूज होइएगा। तो यहाँ पर जो इनिशिएटिव कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। क्या होता है ये कॉन्सेप्ट? तो इस अवधारणा के अनुसार व्यवसाय की इकाई को इनके स्वामियों, ऋणदाताओं तथा अन्य पक्षकारों से पृथक माना जाता है, जैसे कि कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है या निगम है। यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट अ बिजनेस यूनिट इज कंसीडर्ड सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स, क्रेडिटर्स एंड अदर पार्टीज। कि जो एक बिजनेस होता है, एक व्यवसाय होता है, उसे उसके जो ओनर हैं, क्रेडिटर हैं या फिर अदर पार्टीज हैं, उनसे अलग माना जाता है। दोनों ही चीजें अलग अलग हैं। आपने से कंपनी लॉ में भी पढ़ा होगा कि जो बिजनेस होता है या एक कंपनी होती है वो अपने सदस्यों से अलग होती है। अगर सदस्य आने जाने का उन पर कंपनी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कंपनी उन पर भी केस कर सकती है, उन पर ना चला सकती और वो कंपनी पर भी चला सकते हैं। तो कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है, एक कृत्रिम व्यक्ति माना जाता है, इसलिए उसे पृथक माना जाता है। सेपरेट इनिशिएटिव बॉडी होती है उसकी, सेपरेट लीगल बॉडी होती है उसकी। वही हो जाएगी आपकी इनिशिएटिव कॉन्सेप्ट। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर क्या बताया है कि फॉर द रीजन कैपिटल इज रिटन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट एंड कैपिटल इज लायबिलिटी फॉर द ओनर। इसीलिए क्या होता है, जो कैपिटल लगा रहे होते हैं, जो ओनर होता है, जो भी पूंजी लगाता है, उसे आर्थिक चिट्ठा जो बैलेंस शीट बनाई जाती है उसके दायित्व पक्ष में, उसके लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है, और पूंजी स्वामी के लिए एक दायित्व होती है, वो एक दायित्व की तरह मानी जाती है, एक लायबिलिटी मानी जाती है। तो ये इसी कॉन्सेप्ट पर बेस है। कौन सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा? इनिशिएटिव कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब इसके कुछ अपवाद भी हैं, एक्सेप्शंस भी हैं। क्या एक्सेप्शंस हैं वो देख लेते हैं। कि एकाकी व्यापार व साझेदारी संस्थाओं का पर यह अवधारणा लागू नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर स्वामी व्यवसाय को एक ही माना जाता है। एक्सेप्शन में क्या है कि अगर ये इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि इनिशिएटिव कॉन्सेप्ट किस तरह के बिजनेस पे या किस बिजनेस के फॉर्म पे लागू नहीं होता है, तो कौन सा बिजनेस का फॉर्म हो जाएगा? वो हो जाता है आपका, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है या फिर पार्टनरशिप बिजनेस है तो वहां पर लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एकाकी व्यापारी अकेला ही है, वो पूरा ओनर भी है, पूरा मैनेजमेंट भी देख रहा है, तो किसी दूसरे पर लागू कर ही नहीं सकता। एक बिजनेस में
ज्वाइंट जो कंपनी होती है या कई एक मेंबर्स होते हैं जो कंपनी को चला रहे हैं, कई लोगों की पूंजी लगी है, कैपिटल लगी है, तो वहां पर आ जाता है कि वो अलग अलग देखा जा सकता है, लेकिन एक अकेला व्यक्ति है तो वही सब कुछ माना जाएगा, इसलिए यहाँ पर नहीं लगेगा। और इसी तरह पार्टनरशिप में भी ये लागू नहीं होता, क्योंकि कुछ पार्टनर्स मिलकर के काम कर रहे हैं तो एक दूसरे से क्या होता है, वो कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो यहाँ पर इन दोनों पे लागू नहीं होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर से नोट करिएगा। यहाँ पर एंट्री भी देख लीजिए कि स्वामी की पूंजी को ऐसा एक संस्था के दायित्व माना जाता है तथा निम्न की प्रविष्टि की जाती है। अगर कहा जाए कि क्या इसकी जनरल एंट्री की जाती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री हो जाती है। तो सारी पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए इससे रिलेटेड, अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी इनिशिएटिव कॉन्सेप्ट में। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं, द्विपक्षीय अवधारणा, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि इस अवधारणा के अनुसार प्रत्येक व्यावसायिक लेन देन दो पक्षों को प्रभावित करने वाला होना चाहिए, अर्थात क्रेडिट या फिर डेबिट, और इसी कारण तलपट के दोनों पक्षों का योग बराबर होता है एवं संपत्तियों के बराबर दायित्व होता है। यहाँ पर डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि दो पक्ष होते हैं, एक हो जाता है क्रेडिट और दूसरा हो जाता है डेबिट। इसी रीजन से क्या है माना जाता है कि ट्रायल बैलेंस जो हम बनाते हैं उसके दोनों साइड इक्वल आना चाहिए। अगर दोनों साइड बराबर नहीं आ रहे हैं मीन्स आपने कहीं ना कहीं मैथमेटिकल मिस्टेक करी है या फिर एंट्रीज में कोई ना कोई गड़बड़ी हुई है, इसीलिए दोनों साइड इक्वल नहीं आ रहे हैं। और साथ में लायबिलिटीज आर इक्वल, और जो बैलेंस शीट हम बना रहे हैं वहां पर भी ये चीज आती है कि लायबिलिटी और एसेट ये दोनों साइड इक्वल होने चाहिए। कोई भी बैलेंस नहीं आता है बैलेंस शीट में, नाम बैलेंस शीट जरूर होता है लेकिन कोई भी बैलेंस उसमें नहीं होता है, बल्कि वो जो हम लेजर में अकाउंट्स बनाते हैं उन्हीं के बैलेंस से ही इसको तैयार किया जाता है। तो ये हो गई आपकी द्विपक्षीय अवधारणा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं संपत्तियां बराबर हैं एसेट्स के, सॉरी जो संपत्तियां बराबर है दायित्व के, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी। फिर आ जाती है गोइंग कंसर्न, इससे भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं। चालू व्यापार की अवधारणा, इसमें क्या माना जाता है कि व्यवसाय व उसकी संपत्तियों का जीवन अनंत है, अर्थात ये हमेशा चलते रहने वाला कार्य है, इसी कारण व्यवसायिक संस्थाओं में दीर्घकालीन विनियोग किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर क्या बताया गया है कि संपत्तियों पर प्रतिवर्ष ह्रास काटकर संपत्ति को चिट्ठे में दिखाना, showing the asset in the balance sheet after deducting depreciation on the asset every year। कहने का मतलब क्या है कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में ये माना जाता है कि जो बिजनेस होता है उसकी लाइफ ना काफी लंबी होती है, वो इटर्नल कह सकते हैं या फिर ये कह सकते हैं कि इन्फिनिट टाइम तक चलता रहेगा। इसीलिए क्या रहता है कि वहाँ पर जो एसेट्स होती हैं उनको जो हम दिखाते हैं तो उसमें डिप्रिसिएशन को लेस करते हैं, क्योंकि जो एसेट होती है उसकी लाइफ होती है एक 20 साल है, 25 साल है, लॉन्ग टर्म एसेट है उनकी लाइफ एक रहती है, तो उस पर डिप्रिसिएशन लगाया जाता है। धीरे धीरे क्या होती है वो डिप्रिसिएट होती रहती है और उसके लिए फंड्स भी बनाए जाते हैं, जिससे कि जब वो पूरी तरह से ह्रास तो उसका हो जाता है, समाप्त हो जाएगी, तो उसकी जगह पर दूसरे एसेट को लाया जाएगा, क्योंकि बिजनेस तो लॉन्ग टर्म तक चलता ही रहना है। वो हो जाता है आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मुद्रा माप की अवधारणा, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। इसमें क्या बताया है कि ओनली दोज इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस आर शोन इन अकाउंटिंग व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी फॉर्म और कैन बी मेजर्ड इन मनी। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि लेखांकन जो अकाउंटिंग का काम हम कर रहे होते हैं केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को या लेन देनों को दिखाते हैं जिनको कि हम मौद्रिक रूप में व्यक्त कर सकें या फिर मुद्रा मापन के वो योग्य होते हैं, उन्हें हम मनी में माप सकते हैं, मुद्रा में माप सकते हैं, सिर्फ उन्हीं लेन देनों को हम दिखाते हैं। जैसे कि प्रबंधक बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बहुत जो है एफिशिएंट है, अपने काम को करने में बहुत ही ऑनेस्ट है, लेकिन उसकी ऑनेस्टी का कोई वहां पर हम मनी में पैसों में तोल नहीं सकते, तो उसे हम नहीं दिखाएंगे अपने अकाउंट्स में, लेकिन उसको जो सैलरी हम लोग दे रहे हैं या कमीशन दे रहे हैं उसको हम दिखाएंगे अपने अकाउंट में, क्योंकि वो हम मनी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं या मनी में उसको मेजर किया जा सकता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एन ऑर्गेनाइजेशन परचेजेस रॉ मटेरियल वर्थ ₹50,000, दिस इज अ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, हेंस दिस ट्रांजेक्शन विल बी शोन इन द अकाउंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कि अगर हमने रॉ मटेरियल को परचेज किया है 50,000 के, तो उसे हम अपने अकाउंट्स में दिखा सकते हैं, क्यों, क्योंकि उसे मनी में हम मेजर कर सकते हैं। यही हो जाती है मुद्रा माप की अवधारणा। चलिए नेक्स्ट है लागत अवधारणा, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। इसमें क्या है, जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट होता है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एसेट्स आर अकाउंटेड फॉर एट द प्राइस एट विच द एसेट वर परचेज्ड। यहाँ पर क्या मतलब है कहने का कि जो संपत्तियां होती हैं, एसेट्स होती हैं, उनका लेखा या उनको जो दिखाया जाएगा बुक्स में,
वो उसी मूल्य पर दिखाया जाएगा जिस मूल्य पर संपत्तियों को, एसेट्स को परचेज किया गया होता है, खरीदा गया होता है। तो इसी अवधारणा के कारण संपत्तियों का मूल्य ऐतिहासिक लागत, हिस्टोरिकल कॉस्ट पर किया जाता है तथा प्रयत्नों पर ध्यान नहीं दिया जाता। ये कॉन्सेप्ट क्या मानता है? ये मानता है कि जिस भी वैल्यू पर हमने उस पर एसेट को परचेज किया है, उसी वैल्यू पर ही हम आगे बुक्स में अपनी दिखाएंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। इसे आप कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कहा जा सकता है, ऐतिहासिक लागत का अवधारणा। इसके बाद अब आ जाते हैं लेखांकन अवधि की अवधारणा यानी कि अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। यहाँ से आपके जो होती हैं वो अवधारणाएं शुरू हो जाती हैं। इसमें क्या रहेगा कि इस अवधारणा के अनुसार प्रतिवर्ष व्यापार के क्रियाकलापों का सही परिणाम ज्ञात करने के लिए खातों को बंद करना चाहिए। लेखांकन अवधि मीन्स क्या हो जाता है कि अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, टू नो द करेक्ट रिजल्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज द अकाउंट शुड बी क्लोज्ड एवरी ईयर। यहाँ पर माना जाता है कि एक अवधि के लिए एक लेखांकन या फिर एक वर्ष कह सकते हैं, ये जो अकाउंटिंग पीरियड होता है मोस्टली आपका एक वर्ष का 1 ईयर का ही होता है। तो उस 1 ईयर के लिए हम अकाउंटिंग का काम करते हैं, उसके बाद वर्ष के आखिर में या एंड में हम अपने अकाउंट्स को क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हम अपने जो फाइनल अकाउंट्स उनको तैयार करते हैं, फिर ये देखते हैं कि हमारे बिजनेस की स्टेटस क्या है, क्या स्थिति है। तो यहाँ पर ये मानना है कि लेखांकन अवधि जो होती है एक निर्धारित समय के लिए होती है। उदाहरण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसे कि बताया है कि द अकाउंट्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन start from 1st Jan every year and are closed on 31st December. That is why profit and loss account and balance sheet are prepared on 31st December or at the end of the year. ऐसे कि अगर माना जा रहा है कि जो खाते हैं वो 1 जनवरी से शुरू हो रहे हैं, तो 31 दिसंबर को वो समाप्त हो जाएंगे, एंड हो जाएंगे। और जो बैलेंस शीट तैयार की जाती है, अगर आपने ध्यान दिया हो, जब आप लोग जो है पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हम लोग जो बैलेंस शीट तैयार करते थे तो 31 दिसंबर की तैयार करते थे वर्ष के अंत में। तो जो भी खाते हैं वो एंड में दिखाएंगे हमको कि क्या फाइनेंशियल स्टेटस है बिजनेस का। ये हो जाएगा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। फिर आ जाता है मिलान की अवधारणा, मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट, मिलान की अवधारणा नाम से क्लियर हो रहा है किसका हम मैच करते हैं। तो बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज आपकी देखी जाती है कि क्या हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं और क्या हमारे इनकम हुई है, कहाँ से हमें मिला है, रिसीव हुआ है, कहाँ पर हमने एक्सपेंस किए हैं, खर्चा किया है। तो यहाँ पर ये अवधारणा जो है इन्हीं दोनों का एडजस्टमेंट करती है, उसी के बेसिस पे निकाला जाता है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। फिर आ जाते हैं अकाउंटिंग परिपाटियां, अकाउंटिंग कन्वेंशन, जो एक परंपराएं होती हैं लेखांकन की। उसमें क्या क्या चीजें शामिल की जाती हैं कि ये क्या होंगे, एक व्यवहार या नियम जिसे मौखिक या लिखित सहमति के रूप में किसी दी हुई समस्या के हल में प्रयोग किया जाता है, या फिर किसी निश्चित स्थिति में व्यवहार की दिशा व्यक्त करता हो, वो परंपरा कहलाती है। कि हम अभी तक उसको अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उसका यूज करते हुए आए हों, इस तरह की परंपराएं हैं। इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी ये देख लेते हैं। इन्हें 4 तरह से देखा जाता है या 4 टाइप्स की रहती हैं। पहली हो जाएगी एक रूपता की, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। इसमें क्या रहेगा कि संस्थाओं में ये चीज देखी जाती है कि जैसा जिस फॉर्मेट पर जिस तरह से आज तक अकाउंट बनाते आ रहे हैं हम लोग, आगे भी उसी को ही फॉलो करते हैं, उसी ही परंपरा को। जैसे कि आपके घर में ही है, पहले से जो होता चला आ रहा है पीढ़ियों दर पीढ़ियों, वही चीज आगे भी फॉलो होती रहेगी। उसमें चेंजेस बहुत ही कम होते हैं। परंपराओं को लेकर हम सब लोग बहुत स्टिक हो जाते हैं, उसी पर ही चेंजेस नहीं होते हैं जल्दी। बहुत कम ही हम लोग, रेयरली होता है कि चीजों में चेंजेस होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से नहीं उठते हैं कि कहाँ पर क्या गलत है क्या सही है, कुछ चेंज करना। हम बस उसको ब्लाइंडली फॉलो करते चले जा रहे हैं, जो कि हमारे क्या होता चला आ रहा है। तो वही चीज है कि एक रीति एक रिवाज का जो प्रयोग हो रहा है, जिस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए जा रहे हैं, उन्हीं को ही आगे भी कंटिन्यू रखा जाता है। फिर आ जाती है रूढ़िवादिता की परंपरा, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। ये क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर बनता है। अब ये क्या बताती है, ये इंपॉर्टेंटली जो बात कह रही है कि संभावित हानियों एवं व्ययों के लिए प्रावधान करना। इनका मानना ये है कि अभी क्या हो रहा है, हमें लाभ में है कि प्रॉफिट में है, ये चीज देखने के बजाय फ्यूचर में क्या हमारे साथ हानियां हो सकती हैं, कौन कौन से लॉसेस हमें सामने आ सकते हैं, तो उनका पहले से हमें प्रोविजन करके रखना चाहिए। कि अभी की संभावित लाभों को ना देख करके हमें फ्यूचर में होने वाली हानियों को देखना चाहिए, व्ययों को समझना चाहिए, उनका प्रोविजन करना चाहिए, इससे कि उनका सामना आसानी से कर सकें। तो ये हो जाएगी आपकी ये अवधारणा कन्वेंशन ऑफ कन्वर्टिज्म की। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इसमें जो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इज डन एट कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर।
अब अगर कहा जाए कि इस अवधारणा का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये क्वेश्चन बने कि जो रूढ़िवादिता की अवधारणा है उसका प्रयोग किसमें किया गया है। नीचे आपके ऑप्शन दे रखे होंगे, तो अगर वहां पर ये ऑप्शन दे रखा है कि स्टॉक का मूल्यांकन लागत मूल्य एवं बाजार मूल्य में से जो भी कम हो उस पर किया जाता है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, किस पर बेस है, वो रूढ़िवादिता की परंपरा है। कि फ्यूचर में क्या होगा हमें आइडिया नहीं है, तो अभी दोनों में से जो कम है उसी की बेसिस पर ही हम जो स्टॉक है उसका वैल्यूएशन करेंगे। यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक की बात हो रही है, अंतिम स्तंभ की बात हो रही है। तो यहाँ पर बाकी समझ में आ गई हो कि अगर यहाँ पर पूछे भावी संभावित हानियां एवं के लिए प्रावधान की बात आए तो भी आपका सीधे सीधे क्या आंसर हो जाएगा, रूढ़िवादिता की परंपरा होती है। चलिए नेक्स्ट इसमें हो जाएगा कि प्रकटीकरण की परंपरा, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। इसमें क्या रहेगा कि वित्तीय विवरणों में उन सभी महत्वपूर्ण वित्तीय घटनाओं को प्रकट करना चाहिए जो लाभ एवं हानि को प्रभावित करे। इस अवधारणा में या इन परंपराओं में ये माना जाता है कि हमें कुछ भी छुपाना नहीं है, जो बिजनेस की जैसी स्थिति हमको वैसे दिखा देना है। अगर हम उन्हें अपने अकाउंट में नहीं दिखा रहे हैं तो उसे हम नीचे नोट के तौर पर, एक टिप्पणी के तौर पर, जो बैलेंस शीट में नीचे टिप्पणियां लिखी जाती है नोट, वहां पर हमें दिखा देना चाहिए, लेकिन हमें कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। इसीलिए फुल डिस्क्लोजर की बात की जा रही है, प्रकटीकरण की बात कही जा रही है। चलिए इसमें नेक्स्ट है यथार्थता की परंपरा, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। इसमें क्या है कि ये मान्यता कि संस्था के लेखापाल पुस्तकों में केवल उन्हीं लेन देनों को शामिल करते हैं जो महत्वपूर्ण है, परंतु कभी कभी बिना महत्व के लेन देन भी महत्वपूर्ण होते हैं। मतलब कहने का ये है कि जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल आपको दिया था कि जो मैनेजर है, जो पूरा कमांड कर रहा है, पूरा कंट्रोल कर रहा है, वो बहुत ही ऑनेस्ट है, लेकिन वहां पर क्योंकि एक संस्था में ऑनेस्ट लोगों का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो ऑनेस्टी से काम करेंगे तो किसी तरह का कोई फ्रॉड नहीं होगा, एरर होने की संभावनाएं कम होंगी, प्रॉफिट ज्यादा अच्छे से बढ़ेगा, संस्था अच्छे से चलेगी। लेकिन उस चीज को हम मेजर नहीं कर सकते मनी में, इसलिए उसे हम अपने अकाउंट्स में नहीं दिखाते। तो यहाँ पर यही चीज कहती है यथार्थता की परंपरा की कुछ ऐसी चीजें भी इंपॉर्टेंट होती हैं जिनको कि हम अपने अकाउंट्स में दिखाते तो नहीं है, लेकिन बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट थे पॉइंट्स जो मैंने आपको इस वीडियो में पढ़ाए हैं, जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होते हैं या इस तरह से कहें कि जो है अवधारणाएं होती हैं, परंपराएं होती हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके जरूर बनते हैं। तो इस वीडियो को अच्छे से समझ लीजिएगा, पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लीजिएगा। वो सारे की पॉइंट ही मैंने लिखे हैं जो कि आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चंस बनेंगे, डायरेक्ट वहीं से क्वेश्चन आपके पूछ लिया जाएगा या पूछे जा चुके हैं। तो हमने इसकी थ्योरी पढ़ ली, हमने समझ लिया कि कौन सी किस तरह की होती हैं अवधारणाएं, क्या कॉन्सेप्ट या डिस्कस होते हैं। अब इसके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते, कुछ एमसीक्यूज लगाते, जिससे कि हमको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर and in terms of money transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof। एक महत्वपूर्ण तरीके से और पैसे के संदर्भ में यानी मुद्रा के संदर्भ में उन लेन देन और घटनाओं को रिकॉर्ड करने, वर्गीकृत करने और सारांशित करने की कला है जो कम से कम आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति के हैं और उनके परिणामों की व्याख्या करते हैं। तो आपको समझ में आ रहा हो कि एक डिफिनेशन दे रखी है, किस तरह की डिफिनेशन, इसमें ये बताया गया है कि कोई एक आर्ट है, एक तरह की कला होती है जिसमें कि रिकॉर्डिंग की जाती है, क्लासिफाई किया जाता है, समराइज किया जाता है, एक मैनर में, एक तरीका होता है, एक स्टेप बाय स्टेप काम वो किया जाता है और सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को देखा जाता है जो कि मनी नेचर के होते हैं, या फिर उन्हीं इवेंट्स को ही हम रिकॉर्ड करते हैं या क्लासिफाई या समराइज करते हैं जो कि मनी नेचर के होते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है, तो वो आपकी क्या चीज कहलाती है, तो इसमें आपके जर्नल एंट्री, लेजर या फिर अकाउंटिंग या फिर नन। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि जर्नल एंट्री और लेजर किसका पार्ट है, वो पार्ट आपकी अकाउंटिंग का, लेखांकन का ही है। तो लेखांकन क्या है, एक ऐसी आर्ट होती है जिसमें जो भी ट्रांजेक्शन्स हम मुद्रा में, मनी में कर रहे होते हैं, उन सारे ट्रांजेक्शन्स का क्या किया जाता है, सबसे पहले उनकी इसको इस तरह से भी आप बना सकते हैं, सबसे पहले उनकी रिकॉर्डिंग की जाती है, उनको रिकॉर्ड किया जाएगा। रिकॉर्डिंग किसमें होती है, जो आप जर्नल बनाते हैं, जब जर्नल आप तैयार करते हैं तो वहां पर उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं। उसके बाद क्या किया जाएगा, जर्नल रिकॉर्डिंग के बाद हम उनको क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई किसमें किया जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए, आप चल रहे हैं इसमें। क्लासिफाई किया जाता है यानी कि वर्गीकृत, वो किसमें किया जाता है, उसके लिए बनता है हमारा लेजर, लेजर हम बनाते हैं। उसके बाद हम समराइज करते हैं, जो थर्ड हो जाएगी आपकी समराइज करने की स्टेप हो जाती है। समराइज करना मतलब
सारांशित जो होता है, सारांश करना मीन हो जाएगा यहाँ पर, समराइज करने का मीन। तो समराइजिंग किस में की जाती है? जो समराइजिंग होती है वो हो जाती है फाइनल अकाउंट्स जो आप तैयार करते हैं उसमें की जाती है, जो फाइनल अकाउंट्स तैयार होते हैं, जैसे कि बैलेंस शीट है, P&L है, वो बनाया जाता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो अकाउंटिंग होती है उसमें ये सारे काम किए जाते हैं। अकाउंटिंग की एक हाथ समझ लीजिए डिफिनेशन दे रखी है, तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग विच इनेबल्स अ बिजनेस टू बी कंडक्टेड मोर इफिशिएंटली कैन बी रिकॉर्डेड एज डैश अकाउंटिंग। लेखांकन का कोई भी रूप जो किसी व्यवसाय को अधिक कुशलता से संचालित करने में सक्षम बनाता है उसे डैश लेखांकन माना जा सकता है। वित्तीय प्रबंधन, लागत या फिर कोई नहीं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्ट, नन। तो अकाउंटिंग तो आपको ये पता चल गया कि जो अकाउंटिंग होती है या फिर जो लेखांकन होता है उसमें सारे काम किए जाते हैं। तो अकाउंटिंग के भी कई टाइप्स होते हैं, कई तरह की होती है, उसकी कई ब्रांचेस होती हैं। आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग होती है, बहुत टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर जो कह रहा है कि वो रूप जो किसी व्यवसाय को अधिक कुशलता से संचालित करने में सक्षम बनाता है, यानी कि इफिशिएंसी से आप उस काम को कर सकते हैं, वो कौन सी टाइप की अकाउंटिंग होती है? उसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोला जाता है, यानी कि प्रबंध लेखांकन कहा जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड। मुद्रास्फीति लेखांकन को डैश भी कहा जाता है। पुनः मूल्यांकन, प्रतिस्थापन, इनमें से कोई नहीं, या फिर ये दो, या फिर सभी का मतलब यही है कि इन दोनों की बात की जा रही है। तो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड, तो मुद्रास्फीति को और क्या कहा जाता है? मुद्रास्फीति लेखांकन जो होता है, तो मुद्रास्फीति लेखांकन क्या है? जो मनी होती है, आपको पता होगा उससे परचेजिंग पावर होती है, जो मुद्रा है, मनी है, उसमें जो परचेजिंग पावर होती है, उसकी जो परचेजिंग पावर में चेंजेस आते हैं उससे ही क्या कहा जाता है? इन्फ्लेशन बढ़ गई या घट गई, वो उसी के अकॉर्डिंग होता है, आपका परचेजिंग पावर बनती है, तो उसी का जो लेखांकन किया जाता है उसे कहा जाता है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। क्या कहलाती है? हमारी इन्फ्लेशन अकाउंटिंग कहलाती है, या फिर मुद्रा लेखांकन भी इसे कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहा जाता है रिप्लेसमेंट अकाउंटिंग। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्रतिस्थापन लेखांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a process of accounting that recognizes the impact of transactions on the financial statement in the time period when revenues and expenses accrued instead of when cash is received or disbursed is called dash basis। लेखांकन की एक प्रक्रिया जो नकदी प्राप्त या वितरित होने के बजाय राजस्व व्यय होने पर वित्तीय विवरणों पर लेन देन के प्रभाव को पहचानती है, उसे डैश आधार कहा जाता है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि एक लेखांकन की ही एक अकाउंटिंग की एक प्रोसेस होती है जो कि कैश रिसीव हुआ है या डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, उसके अलावा जो रेवेन्यू है या फिर जो एक्सपेंडिचर होते हैं उनके बेसिस पर या उन पर वित्तीय विवरण जो बना रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो तैयार कर रहे हैं, उनके प्रभाव क्या ट्रांजैक्शन पर उनके प्रभाव पड़ा है या क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर प्रभाव पड़ेगा उससे, उसको पहचानती है। वो क्या कहलाती है? अकरूल कहलाती, कैश कहलाती, नन या फिर ए एंड बी बोथ। क्या कहलाती? उसे उपार्जन कहा जाता है, यानी कि अकरूल कहा जाता है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो भी एक होता है उपार्जित होना, एक होता है पूरी तरह से रिसीव हो जाना। उपार्जित कभी कभी हो जाते हैं, इनकम है, लेकिन वो रिसीव नहीं होती, इन हैंड रिसीव नहीं होती है। तो किस तरह से किया जा रहा है लेखांकन का, क्या क्या उसके सिद्धांत है, क्या उसके प्रिंसिपल्स फॉलो किए जा रहे हैं अकाउंटिंग में, उस पर डिपेंड कर जाता है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बना रहे हैं उस पर क्या इफेक्ट डालेगी। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आप लोग भी मेरे साथ सॉल्व करते जाइए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितने आंसर्स आप लोग के करेक्ट हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग वेयर रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस रिकॉग्निशन वुड अक्रूड व्हेन कैश इज रिसीव्ड एंड डिस्ट्रीब्यूट इज कॉल्ड डैश। लेखांकन की एक प्रक्रिया जहां राजस्व व्यय की पहचान तब होती है जब नकदी प्राप्त और वितरित की जाती है, उसे डैश कहा जाता है। नगद, उपार्जन, कोई नहीं, ए एंड बी बोथ। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? देखिएगा जो प्रीवियस क्वेश्चन लिया था और जो अब क्वेश्चन आपका आया है थोड़ा सा ही उसमें से डिफरेंस है। जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें उपार्जित हो रहा था, ठीक है, वहां पर जो उपार्जित हो रहा था लेकिन रिसीव नहीं हो रहा था। यहाँ पर क्या कह रहा है कि लेखांकन की प्रक्रिया तब की जाएगी जबकि जो राजस्व व्यय की पहचान तब होगी जब नकदी में, कैश में कोई चीज आपको रिसीव हो जाएगी, या आपने एक्सपेंसेस कर दिए हो या आपको इनकम हो गई हो, तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कैश कहा जाता है।
यानी कि जब जो भी खर्चे आप ऑलरेडी कर चुके हैं या जो इनकम आपको ऑलरेडी मिल चुकी है तो वो आपकी कैश में जाएगी, नगद अवधारणा हो जाएगी। और जो उपार्जित के बेसिस पे कि आप उपार्जित हो गए भले आपको मिले नहीं है या आपने किए नहीं है तो वो आपकी अक्रूवल में जाती है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, dash they are present obligations arising from past events. It also arises when an asset is created or acquired. डैश वे पिछली घटनाओं से उत्पन्न होने वाले वर्तमान दायित्व हैं या तब भी उत्पन्न होता है जब कोई संपत्ति बनाई या अर्जित की जाती है। परिसंपत्ति, देयताएं, इक्विटी या फिर ये सभी। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि कुछ प्रीवियस इस तरह के ऑब्लिगेशंस हुए हैं जिनसे कि कुछ करेंट लायबिलिटीज है या वर्तमान दायित्व हैं वो उत्पन्न हो रहे हैं। ये कब संभव हो जाता है कि जब कोई संपत्ति कोई एसेट बनाई जा रही है, क्रिएट की जा रही है या एक्वायर की गई है, अर्जित की गई है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो आपकी लायबिलिटीज कहलाती हैं। यानी कि जब आप कोई संपत्ति को या कोई एसेट को परचेज कर रहे होते हैं तो वहां पर आपकी दायित्व भी उत्पन्न होते हैं। क्यों दायित्व कैसे हो जाएंगे कि आपको पेमेंट करना है, अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो वहां पर वो आपकी लायबिलिटी बन जाती है कि आपके क्रेडिटर्स बन जाते हैं, लेनदार बन जाएंगे क्योंकि आपको वो पेमेंट उनको करना है। तो यहाँ पर कई तरह से क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज एन इंक्रीज द इकोनॉमिक बेनिफिट्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड इन द फॉर्म ऑफ इनफ्लोज और इनरिचमेंट्स ऑफ एसेट और ए डिक्रीज इन लायबिलिटी देयरबाय इंक्रीज इक्विटी एंड नेटवर्थ, इनकम, इक्विटी, एक्सपेंसेस, नन। क्या कह रहा है कि डैश लेखांकन अवधि के दौरान परिसंपत्तियों के प्रवाह या वृद्धि या देयताओं में कमी के रूप में आर्थिक लाभ में वृद्धि है जिससे इक्विटी और निवल मूल्य में वृद्धि होती है। यानी कि कौन सी ऐसी चीज होती है या जो पॉइंट्स आपके दे रखे हैं इसमें से कौन सा पॉइंट होगा जिसमें कि जो अकाउंटिंग पीरियड होता है उसी पीरियड में जो परिसंपत्तियां हैं यानी कि एसेट हैं उनका प्रवाह फ्लो हो रहा है, या तो उनमें फ्लो होना या फिर कह सकते हैं कि इंक्रीज हो रही हैं और जो लायबिलिटीज हैं वो डिक्रीज हो रही हैं। एसेट बढ़ रही हैं और लायबिलिटीज घट रही हैं, तो उसमें उसे हम आर्थिक लाभ में वृद्धि के रूप में दिखाते हैं। तो वृद्धि हो रही है, लाभ बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो वो चीज क्या कहलाएगी, जब आपकी इनकम होगी, आय बढ़ेगी तभी तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा ना। परिसंपत्तियां एसेट बढ़ रही हैं, आपकी देयताएं कम हो रही, मीन्स क्या है, आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ रेसिडुअल इंटरेस्ट इन द एसेट्स आफ्टर डिडक्टिंग लायबिलिटीज। डैश देयताओं में कटौती के बाद परिसंपत्तियों में अवशिष्ट ब्याज है, आय, इक्विटी, व्यय कोई नहीं। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि जो दायित्व होते हैं उनमें कटौती यानी डिडक्ट करने के बाद जो एसेट्स हो रही हैं उनमें कुछ अवशिष्ट ब्याज यानी कि कुछ अवशिष्ट जो बच रहा है, इंटरेस्ट बच रहा है, वो चीज क्या कहलाती है, तो उसे कहा जाता है इक्विटी, समता। इसको सिंपल सा समझ लीजिए, ये आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन पर डिपेंड क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन पूरी लैंग्वेज को ट्विस्ट कर दिया गया है तो आपको कंफ्यूज हो रही हो। अकाउंटिंग इक्वेशंस कई तरह की होती हैं, जिसमें से एक अगर हम बात करें तो क्या हो जाती है, एक साइड आपकी एसेट हो जाती है, एक साइड एसेट्स आ जाती हैं। एसेट्स इज इक्वल टू संपत्तियां बराबर किसकी होती हैं, जो कैपिटल होती है आपकी यानी कि पूंजी प्लस क्या हो जाती हैं, लायबिलिटीज। ये हो जाता है आपका जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उसका फॉर्मूला। अब इसको कई तरह से ट्विस्ट कर सकते हैं आप, यहाँ पर कैसे कैसे कर सकते हैं कि अगर कैपिटल आपको निकालनी है, ये जैसे एक हो गई, सेकेंड वाला अगर हम देखें इसका कैपिटल आपको निकालनी है तो उसके लिए क्या है, आप एसेट में से लायबिलिटी को लेस कर दीजिए तो आपकी कैपिटल निकल आएगी। इसी तरह से लायबिलिटीज का भी फॉर्मूला हम रख सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये हो जाते हैं आपके लेखांकन समीकरण, अकाउंटिंग इक्वेशंस। तो यहाँ पर भी यही चीज बस कह रहा था कि अगर एसेट में से हमने लायबिलिटीज को घटा दिया तो क्या बची, कैपिटल यानी कि इक्विटी। इक्विटी क्या है, कैपिटल ही तो है, पूंजी तो है हमारी, तो इक्विटी बचती है, समता या फिर पूंजी बचती है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कॉन्सेप्ट इम्प्लाइज दैट ईच ट्रांजेक्शन एंड इवेंट मस्ट बी एक्सप्रेसिबल इन मॉनेटरी टर्म्स। डैश अवधारणा का तात्पर्य है कि प्रत्येक लेन देन और घटना को मौद्रिक शब्दों में व्यक्त किया जाना चाहिए। मुद्रा मापन, व्यवसायिक इकाई, गोइंग कंसर्न कोई नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट अवधारणाएं, अकाउंटिंग की कुछ कॉन्सेप्ट या अवधारणाएं या प्रिंसिपल्स होते हैं, आपने पढ़े होंगे उसके बारे में। तो ये कह रहा है कि कौन सी ऐसी अवधारणा है जो प्रत्येक लेन देन के
या घटना के मौद्रिक यानी कि उसे मुद्रा में, ऐसी ही घटनाओं को जब शामिल किया जाएगा जो कि मुद्रा में व्यक्त की जा सकती है, जैसे मनी में हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, तो कौन सी आपकी अवधारणा कॉन्सेप्ट होता है? मॉनेटरी मेजरमेंट, बिजनेस इनिशिएटिव, गोइंग कंसर्न, नन। तो क्या हो जाएगा, नाम से क्लियर हो रहा है, आपको कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, मनी मेजरमेंट मुद्रा मापन की अवधारणा होती है। व्यवसायिक इकाई या बिजनेस इनिशिएटिव क्या होती है? इसका मीनिंग ये होता है कि जो बिजनेस के ओनर हैं और जो बिजनेस होता है, यानी कि जो बिजनेस चला रहा है, बहुत से लोग जो होते हैं एक कंपनी में, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है अगर, तो वहाँ पर बहुत से उसके मेंबर्स होते हैं, बहुत से इक्विटी होल्डर्स होते हैं जो कि कंपनी के ओनर भी कहलाते हैं। तो वो सारे क्या होंगे, उनका अस्तित्व कंपनी से अलग रहता है। अगर कोई आ रहा है कंपनी में सदस्य मेंबर या इक्विटी होल्डर या जा रहा है, तो उसके आने जाने का कंपनी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कंपनी अपनी जगह चलती रहती है, तो वो हो जाती है बिजनेस इनिशिएटिव। गोइंग कंसर्न का मतलब ये होता है कि ये माना जाता है कि बिजनेस एक लॉन्ग टर्म तक चलता रहेगा। हम ये मान के चलते हैं कि बिजनेस हमारा इन्फिनिटी टाइम तक या अनंत काल कह सकते हैं तक चलता रहेगा, वो बंद नहीं होगा, वो हो जाता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। यहाँ पर क्लियर हो गया आपको कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, implies that a business unit is separate and distinct from the person who owns or control it। इसका तात्पर्य है कि एक व्यावसायिक इकाई उस व्यक्ति से अलग और विशिष्ट है जो उसका स्वामी या नियंत्रण करता है। मुद्रा मापन, व्यावसायिक इकाई, गोइंग कंसर्न कोई नहीं। अभी मैंने इसको समझाया है आपको, अगर आप लोग को समझ में अच्छे से आ गया होगा तो आपको पता होगा कि इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है। तो जल्दी से मुझे बताइए कि इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है, कमेंट करिए आप लोग। क्या कहा है कि बिजनेस यूनिट में सेपरेट हो जाएगा वो पर्सन और वो बिजनेस का कंट्रोल, वो सारी चीजें सेपरेट होती हैं। वो कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगता है, तो इसका आंसर आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कॉन्सेप्ट टेल्स दैट टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू इट हैज टू बी रियलाइज्ड। डैश अवधारणा बताती है कि राजस्व को पहचानने के लिए उसे प्राप्त करना होगा। उपार्जन अवधारणा, मिलान अवधारणा, प्राप्ति अवधारणा कोई नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा कॉन्सेप्ट है हमें ये बताता है दैट टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू इट हैज टू बी रियलाइज्ड, कि हमें वो ही रेवेन्यू या वो ही आगम को या इनकम को हम शामिल करते हैं अपने अकाउंट्स में जो कि हमें रियलाइज हो चुकी है, यानी कि प्राप्त करनी है या प्राप्त करना होगा। तो कौन सी हो जाती है, तो कौन सा कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है, तो वो हो जाता है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, प्राप्ति अवधारणा। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको आप सीधे पकड़ के आंसर ढूंढ सकते हैं, इसमें ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना। ऐसा रियलाइज दे रखा है तो कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट हो गया, तो वहां पर ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना। जैसे कहा जाए कि अक्वर्ड है तो वहां पर सीधे सीधे अक्वर्ड कॉन्सेप्ट आ जाता है, वहां पर भी आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कन्वेंशंस, कॉन्सेप्ट, रूल्स एंड प्रोसीजर्स दैट टुगेदर मेक अप एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रैक्टिस एट एनी गिवन टाइम आर कॉल्ड। वे परंपराएं, अवधारणाएं, नियम और प्रक्रियाएं जो किसी भी समय स्वीकृत लेखांकन अभ्यास को एक साथ बनाती हैं, उसे कहा जाता है। AICPA, गैप या फिर GAPA या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परंपराएं, अवधारणाएं, नियम या प्रक्रियाएं जो भी एक लेखांकन जो स्वीकृत लेखांकन है, यानी कि एक तरह से देखा जाए हर किसी का लेखांकन अकाउंटिंग करने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन उसको यूनिवर्सल तौर पर एक तरह का देखा जा सके, या आपस में अलग अलग लोग बिजनेस कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो वहाँ पर उनके अकाउंटिंग की अगर रूल्स या कॉन्सेप्ट अलग अलग होंगे तो वहाँ पर काफी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो कुछ ऐसी मान्यताएं बनाई गई, कुछ ऐसे स्टैंडर्ड डिसाइड किए गए जिसके बेसिस पे सब मिलकर एक तरह का काम करें, जिससे कि आपस में कंपेयर करना या फिर एक दूसरे के साथ बिजनेस करना इजी हो सके। तो उन्हें क्या कहा जाता है, वो गैप कहलाते हैं। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसकी अगर फुल फॉर्म की हम बात करें कि गैप की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाती है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। इसको भी ध्यान में रखिएगा, डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है कि गैप की फुल फॉर्म क्या है, तो आपका आंसर ये भी हो जाएगा। एक आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द आफ्टर टैक्स कैश फ्लो जनरेटेड बाय अ बिजनेस माइनस द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल इफ इट हैज डिप्लॉयड टू जनरेट दैट कैश फ्लो। किसी व्यवसाय द्वारा उत्पन्न कर पश्चात नकदी प्रवाह में उस नकदी प्रवाह को उत्पन्न करने के लिए लगाई गई पूंजी की लागत को घटाया जाता है, तो क्या कहलाती है। EVA, गैप, AICPA उसमें से कोई नहीं। तो गैप तो नहीं होगा, क्योंकि गैप अभी हमने पढ़ लिया कि गैप क्या होता है। अब दो पॉइंट रह जाते हैं, EVA या फिर AICPA या फिर नन ऑफ द अबव भी आंसर हो सकता है। बच्चे थोड़ा ये रहता है कि नहीं नन ऑफ द अबव ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बार कंफ्यूज करने के लिए नन ऑप्शन भी रखा जाता है और वही आपका आंसर होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन की बात करें
तो ये क्या हो जाता है, इसे EVA कहा जाता है। EVA क्या होगा, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, यानी कि आर्थिक मूल्य कितना आ रहा है, ये कितना ऐड कर रही है, उसकी लागत जो निकाली जाती है या वो जो निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है। तो कैश फ्लो, आफ्टर टैक्स कैश फ्लो जनरेटेड बाय ये बिजनेस जो होता है उसको उसमें से माइनस कर दिया जाता है कॉस्ट ऑफ द कैपिटल, जो निकल के आता है उसे EVA कहा जाता है। एक तरह से समझ लीजिए, ये आपकी एक फॉर्मूला के तौर पर पूछा गया था। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट इज, पूरा बीमा खाता है, वार्षिक खाता, व्यक्तिगत खाता, नामत खाता, कोई नहीं। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है। तो आपको पता ही होगा जो अकाउंट होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल हो जाते हैं। पर्सनल व्यक्तिगत खाता है, रियल आपका वार्षिक खाता जो कि संपत्तियां हो जाती है, नॉमिनल में आपके क्या आ जाते हैं, नॉमिनल में आ जाता है आपका इनकम आ जाती है, इनकम है या एक्सपेंसेस जो भी किए होते हैं वो एक्सपेंसेस आ जाते हैं, या इसके अलावा लॉस अगर है या प्रॉफिट है तो ये सब आपका आ जाता है नॉमिनल अकाउंट में। तो यहाँ पर प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है, एक्सपेंसेस हैं, पूर्वदत्त बीमा खाता। लेकिन अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, कोई भी एक्सपेंसेस जिसमें कि प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग लगा दिया जाएगा, प्रीपेड या फिर आउटस्टैंडिंग, तो किसी भी अगर अकाउंट में आपका प्रीपेड या फिर आउटस्टैंडिंग हम लगा देंगे तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है आपका पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ पर क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में पूछा था तो वो क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता हो जाएगा। अगर यहाँ पर सिर्फ आपसे पूछता इंश्योरेंस अकाउंट तो वो हो जाता हमारा नॉमिनल अकाउंट, लेकिन यहाँ पर प्रीपेड लगा है तो वो हो जाएगा व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट इज डैश अकाउंट, अदत्त वेतन खाता कौन सा खाता होता है आपको बताना है, व्यक्तिगत खाता, वार्षिक खाता, नामत खाता, कोई नहीं। तो अभी मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि प्रीपेड या फिर आउटस्टैंडिंग रखने पर वो अकाउंट कौन सा अकाउंट बन जाता है, वो बन जाता है पर्सनल अकाउंट। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर सिर्फ वेजेस अकाउंट लिखा होता, आउटस्टैंडिंग ना होता तो हमारा क्या हो जाता, ये नॉमिनल अकाउंट होता, लेकिन वेजेस अकाउंट के साथ आउटस्टैंडिंग अदत्त लगा है तो वो हो जाएगा पर्सनल अकाउंट। ये पूर्वदत्त या फिर अदत्त से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा क्योंकि बच्चे अक्सर यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा पर्सनल अकाउंट। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे सारी चीजें। तो इसकी क्लासेस की वीडियोस आपके रेगुलर आती रहेंगी, लेकिन इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। अलग से प्लेलिस्ट में बना दूंगी जिससे कि आप लोग को अलग अलग वीडियोस ढूंढनी ना पड़े, इजी हो जाएगा आपके लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।